Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL. In this channel, we provide you the best coaching facility for JEE, NEET and CBSE board examinations. And if you want to get connected with us, subscribe our channel and press the notification button for latest updates. Today, this is the second lecture in the series of wave optics, and today we will discuss one of the most beautiful aspects which has cleared our understanding about reflection, refraction, interference, polarization as well as diffraction in physics. That is what we call Huygens wave principle. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Huygens wave principle के साथ स्टूडेंट्स, और हम ये देखेंगे कि Huygens wave principle किस तरीके से काफ़ी इजी बना देता है, वेव ऑप्टिक्स में जो फिनोमेना होते हैं उनकी स्टडी को काफ़ी इजी बनाता है, और बहुत ही नई बातें आज हमें सीखने को मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. Huygens principle, students, one of the most interesting and one of my favorite topics. हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स की कोई भी वेव उसे चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि वेव एक्चुअली एक डिस्टर्बेंस है, अ डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग. और जब डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ना होता है स्टूडेंट्स, तो डिस्टर्बेंस अपनी एनर्जी पहले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करता है, और फिर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को आगे ले जाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस. सो हम ये जानते हैं कि लाइट, जिसे हम हाइगेंस वेव थ्योरी में या वेव ऑप्टिक्स में एक वेव की तरह कंसीडर करते हैं, उसे भी चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. बट हमने ये भी पाया था कि वैक्यूम में, जहां पर लाइट जो होती है, सन की लाइट जो है ट्रैवल करके आती है स्टूडेंट्स, वहां पर लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, वहां पर तो कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं है, या फिर जो मीडियम की डेंसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो स्टूडेंट्स. बिकॉज व्हाट यू कैन सी कि वैक्यूम में जो एयर के कंपैरिजन में वहां जो पार्टिकल्स है एयर में, वैसे ही स्टूडेंट्स पार्टिकल डेंसिटी इज वेरी लो, बट इन वैक्यूम द पार्टिकल डेंसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स. अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है तो हम किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस या किसी भी तरीके के वेव प्रोपोगेशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वेव्स अपनी एनर्जी को वाइब्रेशंस के थ्रू ही आगे प्रोपोगेट करती हैं, मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के थ्रू ही ट्रांसफर करती हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि सन की जो लाइट है या स्टार से जो लाइट आ रही है, बीच में स्टूडेंट्स बहुत सारे ब्लैंक स्पेस को कवर करते हुए आती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजन से होते हुए आती है जहां पर स्टैंडर्ड वैक्यूम है. दैट इज एन एक्सट्रीमली ओपन इश्यू, बिकॉज जहां पर अगर स्टैंडर्ड वैक्यूम होगा तो वहां पर तो कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं है. तो लाइट को अगर एक वेव माना जाए तो वो वेव आखिर प्रोपोगेट कैसे कर रही है ऐसे मीडियम के अंदर. एक्चुअली मीडियम के अंदर क्या कहें, वहां तो मीडियम है ही नहीं. जहां मीडियम है ही नहीं वहां डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन की बात की ही नहीं जा सकती. अब इस प्रॉब्लम से कैसे निजात मिलेगी, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया है स्टूडेंट्स हाइगेंस वेव प्रिंसिपल ने. सो व्हाट डज इट मीन्स बाय हाइगेंस वेव प्रिंसिपल. हाइगेंस ने यूजुअली ये कंसीडर किया दैट इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो वैक्यूम. पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है स्टूडेंट्स जहां पर एक स्टैंडर्ड वैक्यूम हो, यानी कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर पार्टिकल डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो. हर जगह पे कोई ना कोई मीडियम जरूर अवेलेबल है, और एक ऑल प्रिवेडिंग मीडियम, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जहां जहां पर वैक्यूम है उसने एक ऐसा मीडियम एज्यूम किया दैट हैज बीन कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर. उसने यह बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई वैक्यूम नहीं है, कहीं पर भी जीरो पार्टिकल डेंसिटी नहीं है, हर जगह कोई ना कोई एक ऑल प्रिवेडिंग मीडियम सब जगह पे है, जिसे उसने क्या बोला, ल्यूमिनिफेरस ईथर बोला, ऑल प्रिवेडिंग मीडियम. ओके, सो ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमेंस वर्ड के बारे में आई गेस आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. ल्यूमेंस इज बेसिकली मेजरिंग व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इट इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर आप कोई हैलोजन बल्ब खरीद के लाते हैं स्टूडेंट्स, या स्ट्रीट लाइट में जो लैंप्स लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि कितने ल्यूमेंस इंटेंसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये कितनी ऑप्टिकल एनर्जी रेडिएट कर रहा है. एंड सिमिलरली the word luminiferous means, a luminiferous word is meaning that these ether particles, this assumed medium, the particles of this assumed medium are actually carrying light with them. ल्यूमिनिफेरस शब्द का मतलब यह है कि ईथर के जो पार्टिकल्स उसने माने हैं वो पार्टिकल्स अपने साथ लाइट कैरी करके चल रहे हैं. इट मींस दे आर कैरिंग द ऑप्टिकल वेव विद देम, दे आर कैरिंग द लाइट वेव विद देम. सो दैट्स व्हाई द नेम ल्यूमिनिफेरस ईथर. अब स्टूडेंट्स इस मीडियम की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज, और उनमें से एक स्पेशल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं इसकी बहुत ही अच्छी इलास्टिसिटी.
हाइगेंस ने यह कंसिडर किया कि इस मीडियम की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इसको कंसिडर करने के पीछे रीजन ये था बिकॉज द वेव वेलोसिटी इज एक्चुअली proportional to the elasticity of the medium। जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है that the wave traveling in any medium has a velocity which is proportional to the square root of elasticity। What does it mean by elasticity? You know it already, that elasticity is something you just remove the deforming force। आप deforming force को हटा दीजिए तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो तुरंत अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है। सो इसका मतलब यह है कि लाइट वेव अगर किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, लाइट वेव अगर मैं यहां कर की बात करूं, यहां पर ईथर में प्रोपोगेट कर रही है, तो ईथर का पार्टिकल जैसे ही लाइट वेव ईथर के पार्टिकल से प्रोपोगेट होते हुए आगे बढ़ती है, ईथर का पार्टिकल तुरंत अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाता है। और यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको देखने को मिल सकता है एक डार्क रूम में। स्टूडेंट्स, रात के टाइम में आप क्या कीजिए, किसी भी बल्ब, किसी भी रूम का स्विच ऑन कीजिए, ओके, सो इमीडिएटली द होल रूम इल्यूमिनेट्स, पूरे रूम में रोशनी फैल जाती है। द प्रोपोगेशन इज एक्सट्रीमली क्विक बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली अगर आप लाइट को ऑफ करते हैं, देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम लैग, ना के बराबर टाइम लगता है पूरे कमरे में अंधेरा हो जाने में। दिस प्रोसेस अकर्स इन अ टाइम गैप ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड्स, एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम गैप स्टूडेंट्स। और आपने ये देखा कि जैसे ही आप लाइट के सोर्स को ऑफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, तुरंत जो वो ईथर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, या अगर हम कमरे की बात करें, इसमें जो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, इसका मतलब वो तुरंत अपनी मीन पोजीशन पे आ गए। अगर वो अभी भी वाइब्रेट कर रहे होते तो वो लाइट के सोर्सेस की तरह खुद भी बिहेव करते। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो तुरंत अपनी जो भी एनर्जी उनके साथ ऑप्टिकल एनर्जी एसोसिएट थी, अपनी इलास्टिसिटी की वजह से सोर्स के ऑफ होते ही तुरंत वो एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। द वाइब्रेशन इमीडिएटली डाइज आउट विद इन नो टाइम, विद इन 10⁻⁸ सेकेंड्स। ओके, सिमिलरली इस मीडियम की डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मीडियम में जो वेव के प्रोपोगेशन की स्पीड होती है वो उसकी डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, बेसिकली उसके स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप डेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं स्टूडेंट्स, उतने ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में वेव को अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एंड दैट थिंग इज सीन एज एन ओवरऑल रिटार्डेशन इन द वेव। और उसकी वजह से रे की जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट डिक्रीजेज इन द मीडियम। तो लाइट की वैक्यूम में स्पीड कितनी रखनी है स्टूडेंट्स? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। एंड दैट मच वेलोसिटी कैन ओनली बी अचीव्ड अगर मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो। तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी अचीव करने के लिए डेंसिटी शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इलास्टिसिटी शुड बी वेरी हाई, बिकॉज वेलोसिटी इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इस हाइगेंस ने जो ल्यूमिनिफेरस ईथर माना उसके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था in order to attain that very high velocity. I will say the highest velocity possible in this universe is the speed of light. So that's why the medium which is propagating, which is here, is the luminiferous ether. ये medium इतना बढ़िया elasticity वाला होना चाहिए कि इसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी हाई वैल्यू अटेन कर सके जितनी वैक्यूम में होती है। सिमिलरली इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा लो होनी चाहिए कि इससे वो वेलोसिटी अचीव की जा सके जो कि हमें लाइट की एक्चुअली मिलती है वैक्यूम में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज एवरी सोर्स, कोई भी सोर्स जो लाइट का होता है वो सबसे पहले क्या करता है, गिव्स एनर्जी टू प्राइमरी वेव फ्रंट। कोई भी सोर्स जो होता है वो प्राइमरी वेव फ्रंट को सबसे पहले एनर्जी देने का काम करता है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट सोर्स आपके पास है स्टूडेंट्स और आप उसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस खींचते हैं तो उस स्फेयर के सारे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल उस स्फेयर की सरफेस पे हैं, बेसिकली all these particles are vibrating in the same phase because the energy propagation is in a direction perpendicular to them। ये एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। ये तो हमने ये गौर किया था कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक्चुअली एक दिए हुए टाइम मोमेंट पे सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ओके। सो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि
हर एक सोर्स जो होता है वो बेसिकली सबसे पहले प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट का मतलब हुआ उन सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और सोर्स से सबसे पहले एनर्जी रिसीव करते हैं, सबसे पहले एनर्जी रिसीव करते हैं। तो इन्हीं के पास सबसे ज्यादा ऑप्टिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। तो सोर्स के सबसे क्लोज उन पार्टिकल्स को मिलाता हुआ प्लेन जो कि सबसे पहले एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। इसे बोला जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। और नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर ये हमारा सोर्स था और ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट था जिसको सबसे पहले इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली है, सारे डॉट्स स्टूडेंट्स पार्टिकल्स हैं। सो जो अगला वाला वेव फ्रंट होगा स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। क्यों इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये वेव फ्रंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सोर्स से सीधे एनर्जी रिसीव नहीं करते, उनको सोर्स से सीधे इंटरैक्ट नहीं होते, वो उन्हें एनर्जी मिलती है इन पार्टिकल्स की वजह से जो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक स्मॉल लाइट सोर्सेस बिकॉज दे कैरी सम ऑप्टिकल वाइब्रेशंस, दे कैरी ऑप्टिकल एनर्जी। इनके पास लाइट एनर्जी है तो ये खुद छोटे छोटे सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं और ये सोर्सेस फिर अपने से आगे के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं और बेसिकली आगे के जो वेव फ्रंट्स हैं, इनको एनर्जी प्रोपोगेट करने का काम करते हैं। सो दैट इज समथिंग, द सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो हम ये देखते हैं कि कोई भी सोर्स जो होता है वो सबसे पहले प्राइमरी वेव फ्रंट को अपनी एनर्जी देता है। इट मींस सोर्स से सबसे नजदीक जो इंटरैक्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगा, या उन सबको मिलाने वाला प्लेन जो है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाता है। एंड प्राइमरी वेव फ्रंट इज एक्चुअली गेटिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर वो अपने वाइब्रेशन में उसके पार्टिकल्स स्टूडेंट्स कुछ वर्क करेंगे और वहां कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। तो हर अगला जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सिमिलरली इसके आगे एक और वेव फ्रंट होगा स्टूडेंट जिसको इससे एनर्जी मिल रही होगी। तो ये सब आगे के सेकेंडरी वेव फ्रंट हैं। सबसे पहले सोर्स से जिसने एनर्जी रिसीव करी वो प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि हर आगे वाले जो वेव फ्रंट है उसको पहले के कंपैरिजन में कम एनर्जी मिलेगी क्योंकि हर पार्टिकल अपने वाइब्रेशन में भी कुछ एनर्जी क्या करता है, डिसिपेट कर देता है स्टूडेंट्स, और बची हुई एनर्जी को आगे प्रोपोगेट करता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स विद डिस्टेंस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्टेंस के साथ क्यों गिरती है, इसके पीछे क्या होता है, यही रीजन स्टूडेंट्स होता है। हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी दिए हुए टाइम पे, एट एनी गिवन मोमेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट्स इसकी बात हुई थी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लेट्स सी इट मोर क्लियरली, और क्लियर करके इसे देखते हैं तो कैसे कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सोर्स है एंड दैट इज द फर्स्ट वेव फ्रंट। से देखिए 1 2 3 4 ये पार्टिकल्स मैंने इसमें बनाए हैं स्टूडेंट्स, और आप ये देख पाएंगे ये एक पार्टिकल है स्टूडेंट्स, इसको अभी मैं ऑब्जर्वेशन पार्टिकल, इसको ऑब्जर्वेशन पार्टिकल क्यों कह लेता हूं। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में देखेंगे कि किस तरीके का एनर्जी कोरिलेशन है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये एक वेव फ्रंट है तो इसके सारे पार्टिकल्स विल वाइब्रेट इन सेम फेज, एग्जैक्टली सेम फेज में वाइब्रेट करना इन पार्टिकल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अदरवाइज ये वेव फ्रंट कहलाएगा ही नहीं फिर। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि ये है एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, एनर्जी फ्लो, यानी कि ऑप्टिकल एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आप ये जानते हैं जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती है इसका अमाउंट जो है कम होता जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन की प्रोसेस में, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की प्रोसेस में देयर इज सम वर्क डन, और वर्क होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिसिपेशन इन एनर्जी, देयर विल बी अ ड्रॉप इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट इट हैपेंस कि ये आपके पास सोर्स है और सोर्स से ये आपका एक ऑब्जर्वेशन पार्टिकल है स्टूडेंट्स। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, और आप ये जानते हैं कि यूजुअली किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट कैन बी रिटन एज हाफ mv²। मोमेंटम के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, p² अपॉन 2m मैं इस एनर्जी को लिख सकता हूं। दैट इज एन एक्सट्रीमली सिंपल फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर विल बिकम m² v² विच इज p² अपॉन 2m। सो ये काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट। सो इट मींस इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ड्रॉप इन
काइनेटिक एनर्जी, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो हैं जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है। देखिए ये पार्टिकल स्टूडेंट्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ओके। जो पार्टिकल यहां पर होगा वो थोड़ा कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा क्योंकि उसको थोड़ा कम ऑप्टिकल एनर्जी मिल ली, ये और कम स्टूडेंट्स, ये और कम, ये और ज्यादा कम, और इसकी वजह से क्या होता है, लाइट की एनर्जी, लाइट के जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ड्रॉप होने की वजह से ऑप्टिकल एनर्जी का अमाउंट कम होता जाता है। तो जितने ज्यादा दूर आप सोर्स से होते हैं आपको जो लाइट रिसीव होती है वो उतनी ज्यादा कम होती है, ओके। तो आप ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इस डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी अगर खर्च हो रही है तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है हर अगले पार्टिकल के वाइब्रेशन का, मीन पोजीशन से कितनी दूर जा रहा है वो अप एंड डाउन, वो प्रोपोगेशन जो है, वो जो वाइब्रेशन है उसका स्तर, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए, अब हम एक कॉन्सेप्ट करके चलते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल यहां पर ये पार्टिकल जो है ऐसा वाइब्रेट कर रहा था, यहां पर थोड़ा और कम करेगा, इससे आगे वाली वेव फ्रंट में और कम करेगा, और कम, ऐसे करके डिक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, हर अगला पार्टिकल जो अगले वेव फ्रंट में, देखिए ये पार्टिकल इस वाले वेव फ्रंट में है स्टूडेंट्स, ओके। ये वाला पार्टिकल जो है वो इस वाले वेव फ्रंट में है, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए ये पार्टिकल इस वाले वेव फ्रंट में है। तो हर अगला पार्टिकल जो हर अगले सेकेंडरी वेव फ्रंट में ऑसिलेट कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली और कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये देखते हैं कि ये डायरेक्शन एक तरीके से स्टूडेंट्स मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो रही है और काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। आगे को जाते वक्त पार्टिकल के वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रही है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप आगे की ओर को जाते हैं, देयर इज अ ड्रॉप इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का जो वाइब्रेशनल मोमेंटम है दैट इज डिक्रीजिंग। अब इसी फिगर को दोबारा मैं बनाता हूं, ये अब देखिए स्टूडेंट्स, अब केवल 2 पार्टिकल्स और इन्हीं को स्टडी हम करेंगे। ये देखिए, अब ये पार्टिकल में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मैंने ये बनाई, इस पार्टिकल के लिए वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का ये हुआ प्रोपोगेशन डायरेक्शन। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा इस डायरेक्शन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ड्रॉप इन के, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा पी। अगर हम इस डायरेक्शन की बजाय कोई रैंडम डायरेक्शन ले लें डेल्टा पी की, मान लीजिए कि मोमेंटम हम प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये लेंगे, तो अब एनर्जी जो होगी स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में चेंज होना शुरू होगी, यानी कि मोमेंटम चेंज जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी k = p²/2m। अगर हम ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन की ले लेते हैं, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कहने का मतलब किस डायरेक्शन में एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम में ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम ये ले लें मोमेंटम ड्रॉप की डायरेक्शन, मान लीजिए कि ये डेल्टा पी को रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप ये देखेंगे मोमेंटम चेंज का एक कंपोनेंट यहां को भी काम कर रहा है स्टूडेंट्स, इस सरफेस के अलोंग, दैट इज डेल्टा पी कॉस थीटा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल जिसको इस सरफेस पे फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ, फिक्स मोमेंटम के साथ वाइब्रेट करना चाहिए, एक दिए हुए मोमेंट पे जिसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इससे मैच करना चाहिए, उसका मोमेंटम क्या होने लगेगा स्टूडेंट्स, मॉडिफाई होने लगेगा, क्योंकि एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो एनर्जी क्या कर रही है, वो एनर्जी का कुछ कंपोनेंट पार्टिकल के वाइब्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसमें, उससे जो मोमेंटम बन रहा है बच्चों, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मोमेंटम का कुछ चेंज कहां काम कर रहा है, इस पार्टिकल के वाइब्रेशन। ये पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा वेव फ्रंट में, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, ट्रांसवर्स वेव है लाइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, मोमेंटम का कुछ पार्ट इसके वाइब्रेशन के अलोंग काम करने लग गया स्टूडेंट्स, तो इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड अगर चेंज होगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ, इसको, इस बेचारे को तो कोई मोमेंटम नहीं मिला, ये तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वाइब्रेशन ऐसे है, और जितना भी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे एक्स एक्सिस वाई को इफेक्ट नहीं करती, तो अगर आप इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस पार्टिकल को देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्टिकल में मैंने ये माना है कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये कर ली, रैंडम कर ली मैंने परपेंडिकुलर की बजाय, तो अब इस मोमेंटम चेंज का कुछ पार्ट जो होता है वो वेव फ्रंट की सरफेस के अलोंग काम करने लग जाता है, और वो इस पार्टिकल की एनर्जी को चेंज करना शुरू कर देगा, क्योंकि कुछ मोमेंटम चेंज आने लगा। इस पार्टिकल की एनर्जी चेंज होगी तो वो इसके कंपैरिजन में अलग हो जाएगी,
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल्स एक वेव फ्रंट में नहीं रह सकते, इनकी तो एनर्जी अलग अलग है, इनका तो फेज डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। जबकि वेव फ्रंट की तो डेफिनेशन ये है दैट ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी इन द सेम फेज, और सेम नहीं है। इससे पता चलता है कि किसी भी वेव फ्रंट में अगर आपको प्रोपगेशन की डायरेक्शन बनानी है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू क्विट, यू हैव टू कोलैप्स द डेफिनेशन ऑफ अ वेव फ्रंट। आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन को छोड़ना पड़ेगा कि उसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेव फ्रंट पे खींचा हुआ परपेंडिकुलर ही केवल यह बता सकता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, किसी और डायरेक्शन को अगर आप चूज करेंगे तो वो एनर्जी फ्लो यानी कि मोमेंटम चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उस मोमेंटम चेंज का कुछ पार्ट जो है वो वेव फ्रंट की सरफेस पे काम करने लग जाएगा, जिससे कि वेव फ्रंट की सरफेस पे जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम अलग अलग आने लगेगा। एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सब अलग अलग एनर्जी से वाइब्रेट करने लगेंगे। ओके, और अलग अलग एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम वेव फ्रंट पे नहीं हो सकते। तो इससे हमें एक बिल्कुल नई बात पता चलती है कि वेव फ्रंट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस फॉर मेकिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई विल टेल यू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, जो कि है रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस। सो टुडे वी विल डील विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय वेव प्रिंसिपल। आप ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन यूजुअली करता क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी लाइट रे जो है वो बेसिकली बेंड होती है जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक इंटरफेस है एक्स वाई जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये मैंने दो नॉर्मल्स खींचे हैं, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v1 और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v2। हम नहीं जानते स्टूडेंट्स कौन रेयर है कौन डेंस है, लेकिन हम केवल इतना जानते हैं कि अगर कोई मीडियम डेंस हो तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि लाइट को अपनी एनर्जी को और ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, विच प्रोड्यूसेज एन ओवरऑल रिटार्डेशन इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल सी, एक वेव स्टूडेंट्स मैंने ये एक रे है स्टूडेंट्स ये, और सिमिलरली एक ये है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आप इससे एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से ये ए और बी है, तो आप ये देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। लास्ट लेक्चर को अगर आप थोड़ा सा याद रखा होगा आपने, तो आप देख पाएंगे कि अगर दो रेज पैरेलल होती हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाते थे ना। तो अगर ये दो रेस पैरेलल हैं तो इनके लिए इक्वल एनर्जी की सरफेस कौन हुई? ये परपेंडिकुलर, दोनों रेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये। तो ये ए बी जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स कहलाता है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या कहलाता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो इस पॉइंट को मैंने कह लिया सी। सिमिलरली रे जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा बेंड हुई है। अभी देखिए, अभी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो बेंडिंग मैं ले रहा हूं दैट इज जनरल। मुझे नहीं पता कि रे नॉर्मल की ओर को बेंड हुई है या नॉर्मल से दूर चली गई है, बट आई विल कम टू द रिजल्ट। हम उस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वेलोसिटी का चेंज होना तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्शन क्यों बदले भाई? लेकिन हम देखेंगे कि वेलोसिटी का चेंज ही डायरेक्शन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो यहां से प्रूव होगा। से दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ऑल्सो आई, जो हमने नॉर्मल यहां पर खींचा है स्टूडेंट्स। और ये हमारा क्या हो गया? ये आर कंसीडर किया, ये आर कंसीडर किया। ये आप जनरल रे ऑप्टिक्स से जानते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं ये नहीं जानता कि ये आर जो है आई से बड़ा है या नहीं बड़ा है या छोटा है, तो मैंने क्या किया है, ये एक जनरल डायग्राम खींचा है स्टूडेंट्स। दिस इज अ कंप्लीटली जनरल डायग्राम, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। बट आई विल प्रूव कि ये आर जो है इस टाइम में आई से कम होना चाहिए। तो अभी मैंने इसको ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये मीडियम जो है वो डेंस है, यानी कि इस मीडियम में बाय कॉमन सेंस हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सेकंड मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हुआ स्टूडेंट्स ए बी हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट। सिमिलरली आप सी से क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये दोनों हैं स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे। तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? एक 90 डिग्री की लाइन दोनों के बीच में। ये देखो रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हुआ ना स्टूडेंट्स 90 डिग्री की लाइन दोनों के बीच में। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन।
तो वेव फ्रंट कहां होना चाहिए, ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो ये रहा आपका वेव फ्रंट, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर वेव फ्रंट कौन है, ये है, और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं डी। अब स्टूडेंट्स बाय ज्योमेट्री यू कैन इजीली डिसाइड ये एंगल आई है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज अगेन 90, सो इफ दिस इज आई दिस विल बी 90 माइनस आई, तो इस एंगल को आई होना पड़ेगा, इस एंगल को सिमिलरली बाय द सेम आर्ग्यूमेंट आर होना पड़ेगा, बिकॉज दिस वन इज आर और ये कितना होगा 90 माइनस आर, तो इसको क्या करना पड़ेगा आर, ताकि 90 माइनस आर प्लस 90 करके 180 आ जाए, ट्रायंगल का रूल फॉलो हो जाए। ओके नाउ तो हमें यह पता चला कि जो डीसी है स्टूडेंट्स वो क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्वल एनर्जी की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये डीसी लाइन में सबके सब सेम फेज में होंगे, ए बी लाइन में जितने होंगे सबके सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में साइन आई अपॉन साइन आर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। साइन आई ऊपर वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, द परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन द हाइपोटेनियस इज ए सी अपॉन साइन आर के लिए, आर एंगल के लिए द परपेंडिकुलर इज ए डी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस इज ए सी। तो हम ये देखते हैं कि ये बी सी अपॉन ए डी के बराबर आ जाता है। नाउ अब हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी दिए हुए मोमेंट पे आप ये जानते हैं कि जब ये फर्स्ट वाली रे जब ए पॉइंट पे होगी उस टाइम में दूसरे वाली रे की पोजीशन बी होगी। अब टी टाइम के अंदर बी वाली रे जो है वो सी पे पहुंच गई, लेकिन ए वाली रे जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर करके डी तक पहुंच गई है, ठीक है। तो बी से सी तक चलने के टाइम को अगर मैं टी मानूं तो हम बी सी डिस्टेंस को सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू टी, क्योंकि इस मीडियम में वेव v1 वेलोसिटी से चल रही है और टी टाइम में वो बी से सी में पहुंच जाती है। उतनी ही देर में जो रे ए से चली है वो डी तक पहुंच जाती है, तो हम ए से लेके डी तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को सीधे सीधे यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे स्टूडेंट्स, देन यू विल गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, दैट इज व्हाट वी कॉल द सेलिब्रेटेड स्नेल्स लॉ। So Snell was very smart students, that is something which comes from Huygens wave theory, that sin I over sin R is equal to v1 upon v2, extremely important, extremely beautiful concept in physics। and now you will see अगर रे का रास्ता चेंज हो गया है तो क्यों हुआ, क्या किसी रे को अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, क्या किसी वेव को अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अपने प्रोपोगेशन को चेंज करना जरूरी है, लेट्स सी। ओके तो आप ये देख पाते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि v2 की वैल्यू लेस देन v1 है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की साइन r की वैल्यू जो है वो लेस देन साइन i है। दूसरा आप ये जानते हैं कि साइन थीटा जो है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी बढ़ता है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर साइन r साइन i से बड़ा है तो r जो होगा, सॉरी साइन आई जो है वो साइन आर से बड़ा है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि आर जो होगा दैट विल बी लेस देन आई, और आर अगर आई से कम है इसका मतलब रे जो है वो नॉर्मल की ओर चली गई है, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक गई है। एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, v2 को ग्रेटर देन v1 माने, यानी कि सेकेंड मीडियम को रेयर माने, उस टाइम में यू विल गेट आई विल बी लेस देन आर, यानी कि रे जो है वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। सो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करने के दौरान लाइट वेव्स के रिफ्रैक्शन या बेंडिंग के पीछे जो कारण है वो है उनकी वेलोसिटी में मॉडिफिकेशन। अगर उनकी वेलोसिटी में मॉडिफिकेशन हो गया है तो समझिए क्या होगा, उनके वेव फ्रंट्स या उनके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी जो है स्टूडेंट्स बदल जाएगी। तो इस बात को मैं एक वेव फ्रंट के थ्रू प्रूफ करूंगा, आप देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है जिसमें हमने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए हैं, दिस इज सोर्स। अब यहां पर जाके स्टूडेंट्स मीडियम बदल गया, इस रीजन में कोई अलग मीडियम है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी तक रे के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये थी, अब यहां पर आपने एक वेव फ्रंट खींचा, अब क्या हुआ, रे की वेलोसिटी जो है वो अचानक से चेंज हुई, तो अभी तक उसका मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। तो एनर्जी जो थी स्टूडेंट्स वो p²/2m की फॉर्म में मैंने लिख रखी थी, ओके। अब अभी तक मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो मोमेंटम चेंज की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि आप जो मोमेंटम की वैल्यू है उसको p=m×v की फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। अब आपने क्या किया है, वेलोसिटी की वैल्यू को आपने एकदम से ड्रॉप किया। अगर आपने वेलोसिटी की वैल्यू को एकदम से ड्रॉप किया है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम चेंज है, मोमेंटम चेंज की वैल्यू भी एकदम से चेंज होगी, और मोमेंटम चेंज की वैल्यू अगर बदल गई है तो इसका मतलब यू हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन। आपको क्या करना पड़ेगा,
अपने वेव फ्रंट के ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो नई वाली एनर्जी की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सके। और इस तरीके से वेव फ्रंट थ्योरी के थ्रू भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसे लाइट की वेलोसिटी मॉडिफाई होती है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वेलोसिटी मॉडिफाई अगर होती है, तो एंगल्स जो आई और आर हैं, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल्स, कैसे बदलते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो share it with your friends and subscribe our channel for latest updates. Press the notification button to get updates about our latest videos. Thank you.